हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री में अभी कल के डेट में आपको एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिला हुआ है जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें साहित्यिक, ब्राह्मण स्रोत और प्रमुख जो है साहित्यिक रचनाओं, पुरातात्विक स्रोत और उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी उनसे संबंधित, वैदिक साहित्य से संबंधित और इसके बाद महाजनपद काल तक की चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन किया। जैन और बौद्ध धर्म को के भी बारे में जो चीज़ें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उनसे संबंधित जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में अभी तक क्वेश्चंस आए हैं इन्हीं टॉपिक से, उनके माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, आप जानते हैं रेगुलर बेस पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो प्राप्त होती है, ठीक है, जिसमें सब कुछ मैंने अभी आपके JICLT जिसमें सब कुछ आपके जो एग्जाम है JIC लेक्चरर, JDC या और भी जो संबंधित एग्जाम है उनको टारगेट करते हुए जो है क्वेश्चंस को तैयार किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिल जाए तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आप एक छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाए, जहां पर सब कुछ मटेरियल आपको पूरा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड कराया जाता है। उसके साथ साथ पूरा जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्विज टेस्ट और होते हैं, ठीक है। रेगुलर सप्ताह में 3 टेस्ट होता है और अब हमने डिसाइड किया कि मॉर्निंग में भी आपको करंट अफेयर की वीडियो के रूप में मिलेगा। तो मतलब आपके एग्जाम ओरिएंटेड पूरा मटेरियल आपको वहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर पर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो अभी आप जानते हैं इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी और गोदावरी घाटी। तो यहां पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, बेलन घाटी, ठीक है। तो अब चूंकि टॉपिक को आपने पढ़ा है, अब प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप जरा सोच कर देखिए, क्या तभी भूलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल भी चीजें आपको याद रहेंगे। बेलन घाटी विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल तीनों के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ पर शिकारी मानव सभ्यता से लेकर के अन्नोत्पादक मानव सभ्यता के चिन्ह पाए जाते हैं, जो कि सभ्यता के क्रमिक विकास के श्रृंखलाबद्ध लक्षण है। उच्च पुरा पाषाण काल के सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसको दिया जाता है? आपको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर बर्किट, क्या नाम है? बर्किट, डी टेरा एवं पीटरसन, RB फुट और HD शंकालिया, 4 नाम है। इनमें से आपको बताना सही विकल्प है आपका सी, RB फुट, ठीक है। यहां पर देखें, भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट को, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने अपने पहले पूरा प्रस्तर युगीन प्रथम हैंड एक्स की खोज मद्रास के पल्लवरम स्थान से की थी और जिसके फलस्वरूप भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खुला, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व में आपको क्रम व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनको तैयार रखें भैया, ऐसे क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, पैसरा, लेखानिया, वीरभानपुर, महदहा, ये आपका कूट है, कूट के माध्यम से आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 4, 2, 1 और 3। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर अगर क्रम करें तो सबसे पहले आता है महदहा, जो कि हमारे प्रतापगढ़ में है, ठीक है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। ये सबसे आपका किधर हो जाता है? पश्चिम से। उसके बाद फिर अगला नंबर आता है लेखहिया, जो कि कहां पर है? ये मिर्जापुर में है। कहां पर? मिर्जापुर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला नंबर आता है 1 यानी पैसरा का। पैसरा भैया है आपके बिहार में। कहां पर? बिहार में, ठीक है, बिहार राज्य में है। फिर उसके बाद नंबर आता है वीरभानपुर का। वीरभानपुर भैया ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से ये आपका क्रम हो जाता है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसमें शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? बताओ भाई, सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी, BS वाकड़कर, ये आपका है मेरे भाई। जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुआ करें आप उसके आंसर जरूर आप कमेंट में लिखा करें। एक बात आप समझ लीजिए कि आप पढ़ेंगे
ठीक है, पढ़ करके सुनेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन अगर लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप चाहे किताब में लिखिए, चाहे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो कमेंट में ही लिखिए, और आप ये आदत डाल लीजिए मेरे भाई। आप लिखेंगे, हाथ से छपेगा दिमाग में, ये आइडिया आपको रखना है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आपके सही हुआ करें, आप उनके आंसर को लिख दिया करें। और इसके साथ साथ जो आपका जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसके BS वाकड़कर साहब के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1957 ईस्वी में पुरातत्वविद VS वाकड़कर ने विश्व प्रसिद्ध जो भीमबेटका के शैल चित्रों को खोजा था। यहाँ से संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल के मानव आवास के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ से प्राप्त लगभग 700 गुफा आश्रयों में से 475 में शैल चित्र देखे जा सकते हैं। यहाँ चित्रों का निर्माण उच्च पूर्व पाषाण काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन सर्वाधिक संख्या में मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं, ठीक है। भारत के भीमबेटका शिलाश्रय से ही सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ाते वक्त बढ़िया आप लोगों को चित्र के माध्यम से दिखाया था। भीमबेटका के अतिरिक्त मिर्जापुर, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़ से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। अब आप बताओ, यहाँ पर एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं कहाँ से? सहर नाहर से, सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लंघनाज से। आपको बताना भाई सही विकल्प है ये दमदमा से, ठीक है। कहाँ से? दमदमा से। दमदमा जो नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। कहाँ से? हमारे जिले, जनपद, हमारा जो गृह जनपद है वहाँ से मिले हैं। 1982 से 1987 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव शवाधान मिले, जिसमें 35 कब्रों में एकल शवाधान और 5 कब्रों में 2-2 मानव शवाधान तथा एक कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। या इससे ये पता चलता है कि विद्य क्षेत्र में स्थित लेखनीय शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव जो है प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है। मेहरगढ़, लहुरादेव, चिराग और टी नरसीपुर। देखिए भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर करा करें, ठीक है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों के लिए मैं ठीक काम कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये सब कर सकते हैं। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका लहुरादेव। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल क्या है? लहुरादेव। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित लहुरादेव बखीरा झील के किनारे स्थित प्राकृतिक कृषि वाला स्थल है, और यहाँ से चावल के कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यानी भूसी प्राप्त हुई है। आपको मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते वक्त, देखो यहाँ पर इसी तरीके क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आप तैयार रखें, जो पढ़ाया जाता है बड़े ध्यानपूर्वक देखें, समझें और उसको तैयार करें। इसकी कालावधि की बात करें तो 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 9000 ईसा पूर्व के मध्य तक माना जाता है। लहुरादेव से गोलाकार फर्श, स्तंभगर्त और चूल्हों का भी प्रमाण मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? क्वेश्चन बनते हैं इनसे, ठीक है। पूर्वी भाषा, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी मध्य क्षेत्र, कश्मीर घाटी। बताओ भाई सही विकल्प है आपका ये बी वाला, दक्षिण भारत, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में स्थित ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाणकालीन संस्कृति से प्राप्त होती है। खेती की फसलों में बाजरे और चने का अवशेष मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मवेशियां, भेड़ बकरियों के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियां यहाँ पर मिली है, और जिससे जो है अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व का भी संकेत मिलता है कि कैसे उस लोग उस समय अपना जो है सब करते थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते भाई, अगले क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर का गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं? बहुत बार मैंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया था, ठीक है। रंगपुर, लोथल, मेहरगढ़ और कुलडिहवा। तो अभी अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत आराम से आपको ये सब पता होगा, और आप इसका आंसर जरूर लिखते जाएं, ठीक है। मेहरगढ़ में, ठीक है। यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्ची का मैदान में बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थल से कृषि का पहला साक्ष्य मिला है, और इस स्थल का उत्खनन 1974 ईस्वी में हुआ था। लगभग इसका समय जो है 7000 ईसा पूर्व के आसपास में माना जाता है, और गेहूँ और जौ यहाँ के जो प्रमुख फसलें थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा और मेहरगढ़। बताओ भाई सही विकल्प है आपका डी। कहाँ? मेहरगढ़। ध्यान दीजिएगा, नवपाषाणकालीन प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से मानव जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में है, जहाँ पर कृषि करने एवं लोगों के निवास स्थान मतलब अस्थायी निवास हेतु कच्चे घरों का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ में ही भारतीय उपमहाद्वीपों में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगला, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन।
नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? बात हो रही है नौदा टोली का। गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका यहाँ पर डी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। देखा जाए तो मध्य प्रदेश भैया पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इनसे बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। मध्य प्रदेश में स्थित ताम्र पाषाणी मालवा संस्कृत का जो है स्थल है। इसका उत्खनन जो है एच.डी. शंकालिया ने 1957 से 59 तक, 1957 से 59 के मध्य करवाया था। ठीक है, और यह मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृत का प्रतिनिधि स्थल व सबसे बड़ा केंद्र है। नौदा टोली भारतीय उपमहाद्वीपों का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। ये है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है दिए गए कूट के माध्यम से। यहाँ पर देखें ये स्थल है, ठीक है, पूरा स्थल है और आपको यहाँ पर इसको सुमेलित करना है। तो अगर हम बात करें हड़प्पा पूरा स्थल और फसल, तो देखिए भैया इसके माध्यम से आपको कूट के माध्यम से करना है। तो ये जो सही है वो पहला वाला ही है, आंसर आप लोग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखें 4 ये चन्हू दड़ो सरसों, ठीक है, उसके बाद हड़प्पा से तिल और कुंतासी से कोदो है। ठीक है, उसके बाद हुलास से ये आपका धान प्राप्त हुआ। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो चन्हू दड़ों से क्या प्राप्त हुआ? सरसों। ठीक है, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ? तिल, और उसके बाद कुंतासी से क्या प्राप्त हुआ है? कोदो, और हुलास से क्या प्राप्त हुआ है? धान। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? सिर्फ देखो ये बाघ, अश्व, हाथी, अज, शेर, अभी हमने कल बताया था। ठीक है, ये देखो ये कूट दिया हुआ, इसमें जो सही विकल्प है भाई उसको आपको बताना। सही विकल्प है आपका बी, यानी सिर्फ 5 से, यानी इससे परिचित नहीं थे, शेर से। हालांकि अगर हम देखें तो वहां पर जो है बाघ का जिक्र है, अश्व का, हाथी का, अज का, लेकिन शेर का जिक्र नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरिया, सूअर पालते थे। संदो मोहरों पर बाघ, हाथी, गैड़ा, भैंसा, हिरन एवं एक सिंगी पशु की आकृति मिलती है, लेकिन सुरकोटदा पुरा स्थल से घोड़ों की अस्थियां के भी प्रमाण मिले, लेकिन शेर के बारे में कोई जानकारी हमें सिंधु सभ्यता से नहीं मिलती है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो अगर हम बात करें यहाँ पर 4 विकल्प हैं, बनावली, रोपड़, लोथल, आमरी। आप बताएं भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, आमरी से। ठीक है, आमरी का उत्खनन अगर हम बात करें तो 1929 में हुआ। कब? 1929 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं भैया, ये एनसी मजूमदार ने किया था। और यहाँ प्राक हड़प्पा के 4 पुरातात्विक स्तर मिले हैं। आमरी से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मृत भांडों पर प्रथम बार पशु अंकर के साक्ष्य, बारहसिंगा का साक्ष्य आदि ये सब मिले हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। हड़प्पा संस्कृत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, आपको बताना भाई सही विकल्प। राखीगढ़ी, मांडा, रोपड़ और हड़प्पा। बात हो रही है क्या? हड़प्पा। तो इसका जो सही विकल्प है मित्र ये है आपका मांडा। क्या विकल्प सही है? मांडा। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृत की उत्तरी सीमा पर मांडा नामक हड़प्पीय स्थल स्थित है। कल हम लोगों ने देखा था जो है मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि इसकी अन्य जो अगर हम बात करें पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, दक्षिणी सीमा दैमाबाद यानी महाराष्ट्र का है, पश्चिमी सीमा सुतकांगेड़ और जो कि बलूचिस्तान में है। तो हमने कल चित्र के माध्यम से आप लोगों को दिखाया भी था। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। हड़प्पन संस्कृत के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, आमरे। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, यहाँ पर धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा से। ठीक है, तो हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में जो है खादिर नाम के एक द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में बैट कहते हैं, कि उत्तर पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। ठीक है, इसके चारों ओर कच्छ का रेगिस्तान फैला हुआ है। मनसर या मनहर की अगर जब हम बात करते हैं तो जो है यहाँ की बरसाती नदियां हैं। धौलावीरा के कोटड़ा नामक टीले के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और धौला का अर्थ सफेद या बीरा का अर्थ कुआं होता है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। यह भैया निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? शिव की, मातृदेवी की, पीपल की, विष्णु की। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प क्या? हम सब ने देखा था मातृदेवी की पूजा, शिव की पूजा, पीपल की पूजा होती थी, लेकिन विष्णु की पूजा का जिक्र वहां पर नहीं किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति की, तो हड़प्पा संस्कृति में विष्णु देवता की पूजा की कोई जिक्र नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में पुरास्थलों से प्राप्त मृण मूर्तियां एवं मोहरों पर अंकित नारी आकृतियों के साक्ष्य जो है विद्वानों ने मातृ शक्ति
की उपासना से संबंध बताया है कि यानी माता देवी की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के निवासी शिव, पीपल, नाग आदि की पूजा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर गंगा एवं यमुना नदी का साथ साथ उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, छंदोग्य उपनिषद में। बताओ भाई, सही विकल्प है ये वाला। ठीक है, ऋग्वेद में। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वायु और वरुण आदि देवताओं का जो है संस्तुतियां संग्रहित है। और ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार और गंगा नदी का, यानी जिसे जानवी के नाम से कहा गया है, 1 बार उल्लेख किया गया 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को होत्र बोला जाता है। मैंने कल के डेट में आप लोगों को मतलब बताया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन फंसाएगा भाई। जनपद, जन, ग्राम, कुल। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है ये वाला, जनपद। जनपद जो है आप जानते हैं, तो जनपद जो है का उल्लेख इसमें नहीं हुआ है, ऋग्वेद में नहीं है। जन का, ग्राम का, कुल का हमने अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, किंतु जनपद का अध्ययन का उल्लेख नहीं है। आगे बढ़े, यहाँ पर अगला देखें। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा था? गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती। तो आपको बताना भाई, सही विकल्प है आपका ये त्रिष्टुप। ठीक है, वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, बृहति, अनुष्टुप आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय जो छंद है त्रिष्टुप है। इसके बाद गायत्री छंद और फिर जगती छंद का उपयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सत्यमेव जयते शब्द का किस उपनिषद में लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? हम सब आंख मूंद करके बता सकते हैं, मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो सत्यमेव जयते शब्द यहीं से लिया गया है। ये इस आदर्श शब्द का उल्लेख भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के ललाट यानी सारनाथ से गृहीत है। और मांडुक्य उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो सबसे छोटा उपनिषद है। और कठोपनिषद यह यम नचिकेता आख्यान या छंदोग्यो उपनिषद यानी ये वाला, इसकी जब बात करते हैं तो 3 आश्रमों जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आदि का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सीरिया एवं मिस्र जैसे सुदूर देशों के राजनयिक से संबंध है? हमने कल देखा था ना, यहाँ पर अभी जो है इसको हम लोग देखेंगे मौर्य, गुप्त, पल्लव और चोल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका मौर्य से। ठीक है, तो आप जानते हैं मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, मौर्य वंशीय शासक अशोक के उसके समकालीन विदेशी राजाओं के साथ संबंध था, जैसे सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय, थियोस, और मिस्र के राजा टालमी, फिलाडेल्फस, मकदूनिया के राजा एंटिगानेस, और इन राजाओं से इनका राजनीतिक संबंध था। और इसके साथ साथ इनके पिता जो बिंबिसार थे उनका भी संबंध इस तरीके से था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। मौर्य काल में जो है सदैव राजा के पास रहने वाला विष परीक्षक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जांगलवेद, आतवार्षिक, दवारिक, विविताध्यक्ष। देखिए भाई, इसमें जो सही विकल्प है वो है ये आतवार्षिक। ठीक है, आंतवार्षिक वह उत्तराधिकारी अधिकारी होता था, यह वह अधिकारी होता था जो मौर्य काल के राजा का व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इसमें 20 परीक्षक वैद्य भी शामिल होते थे जो राजा के भोजन, पेय आदि की जांच करते थे। नहीं तो ऐसा नहीं कुछ छो दे दो। अगर हम बात करें जंगल वेद की तो यह अधिकारी जो है वन विभाग से संबंधित होता था। दैवारिक की जब हम बात करते हैं तो यह राजमहल के मुख्य द्वार को मतलब जो द्वार कीपर होता था, चीफ गेट कीपर जो होता था उसको कहा जाता था। विविताध्यक्ष की बात करें तो यह अधिकारी चारागाह जो होते थे उसका प्रमुख होता था विविताध्यक्ष। तो इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। धर्महा मात्र की नियुक्ति सर्वप्रथम किस भारतीय शासक के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर जो देखें 4 विकल्प है, ये है और इसके बाद ये सही विकल्प है आपका अशोक। ठीक है, अशोक जो है यहाँ पर सम्राट अशोक मौर्य जो शासक बिंदुसार का पुत्र था। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम जो है अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन भी मिलता है। ठीक है, अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी उपाधियों से विभूषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? देखिए यहाँ पर यह है, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है।
ठीक है, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, या वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका, यहाँ पर आप जानते हैं क्या है, बी। ठीक है, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। ये चीज सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो यही चीज, ये आर्थिक बारे में नहीं था भाई। अर्थशास्त्र भले नाम था लेकिन इसका संबंध अर्थ से बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, राजाओं के कर्तव्यों को राजनीति से सिद्धांत या वित्तीय सुधारों में पर बल देता था। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने जो है शेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है भाई वो है जस्टिन। क्या है? जस्टिन। जस्टिन। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्राचीन भारत के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा व्यक्तित्व जो प्रकट हुआ जिसे हम चंद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। जस्टिन ये जो है, जो कि यूनानी विद्वानों ने इसे सेंड्रोकोटस कहा, और अभी आपके एग्जाम में आया हुआ था सेंड्रोकोटस की उपाधि किस मतलब राजा को दिया गया था, तो ये कौन था? यही चंद्रगुप्त मौर्य। तो जिसकी पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त से हुई है, यह पहचान भारतीय इतिहास के तिथिक्रम की आधारशिला बन गई। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र भी शामिल था। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक, कनिष्ठ, हर्ष, धर्मपाल। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर ये अशोक। ठीक है, अशोक। अशोक की रुमन-देवी लघु स्तंभ जो है, अभी हम लोगों ने इसको देखना है। तो यहाँ पर देखें रुमन-देवी लघु स्तंभ लेख जो कई अन्य अभिलेखों में सर्वथा भिन्न है। इसमें जो है अशोक ने किसी रूप में धर्म का उल्लेख न कर कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख मात्र किया है। इसमें ज्ञात होता है कि जिस क्षेत्र में वह स्तंभ स्थापित हुआ वह क्षेत्र लुम्बिनी है, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? ठीक है, नंद, मौर्य, सातवाहन और गुप्त वंश। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये वाला। ठीक है, मौर्य। ठीक है, मौर्यों के शासनकाल में भारतवर्ष का विस्तार जो है बहुत हुआ। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से मैसूर तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अपरांत तक, यानी अर्थात अरब सागर तक। ठीक है, और इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहते हैं, जो प्रथम लघु शिलालेख में प्रयुक्त मतलब इसको लिखा गया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है आपका कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, वैशाली का? तो इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको देखिए यहाँ पर, ये है पाटलिपुत्र का। ठीक है, बुलंदी बाग पाटलिपुत्र के पुरातात्विक स्थल का एक क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से स्मारकीय पाटलिपुत्र राजधानी की खोज के लिए जाना जाता है। ठीक है, जिसका पता 1985 ईस्वी में L.A. वाडेल द्वारा लगाया गया था। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में, नांदेड़ में, दुर्ग में, और इसके बाद दुर्ग में। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये अमरावती में। ठीक है, आप जानते हैं कि आंध्र यानी गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी को आंध्र बोला जाता है में सिमुख नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली थी। ठीक है, और यह राजवंश आंध्र वंश और सातवाहन वंश दोनों नामों से विख्यात था। सिमुख का राज्यकाल जो है लगभग 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके उपरांत उसका भाई कृष्ण, और कृष्ण के उपरांत उसका भाई सातकर्णी प्रथम शासक बना। तीसरा शासक जो सातकर्णी प्रथम था, उसने ही सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का मूल संस्थापक उसको माना जाता है। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे, और सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है इसमें ताम्र, रजत, प्रोटीन और स्वर्ण। ठीक है, ये सही विकल्प है ताम्र का। यहाँ कार्दमक का पश्चिमी क्षत्रिय शासक थे, जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत का पर शासन किया। इनकी राजधानी उज्जैन थी, और इन्होंने अति दुर्लभ ताम्र के सिक्कों का
प्रचलन कराया। आगे रुद्र सिंह थर्ड को भी चंद्रगुप्त सेकंड ने हराकर इस वंश का अंत कर दिया। आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सम्राट हर्षवर्धन का कौन सा अभिलेख उनके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त है? मधुबन लेख, बांसखेड़ा लेख, नालंदा और सोनीपत। तो ये क्वेश्चन बनता है और कई बार बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बांसखेड़ा लेख, ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन के बांसखेड़ा व मधुबन अभिलेख में उसे परम सौगात कहा गया है। बांसखेड़ा अभिलेख उनके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। हर्ष ने जो है बाण भट्ट, मयूर, दिवाकर और ह्वेनसांग आदि विद्वानों को संरक्षण दिया और इनका स्वयं का बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे जिनमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद थी, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजित किया था कन्नौज में, कन्नौज एवं प्रयागराज में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा बल्लभी में, बल्लभी तथा प्रयाग में। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प अगर हम बात करें तो ये है कन्नौज तथा प्रयाग में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हर्ष के व्यक्तिगत धर्म तथा उसके समय की धार्मिक अवस्था के विषय में बाण भट्ट की जो रचना है हर्षचरित उसमें और ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत से जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव एवं सूर्य के अनन्य भक्त थे और वह खुद शिव का भक्त था, ठीक है। और उसने जो है बिंधवन में दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से साक्षात्कार किया था, उसका उस पर बड़ा प्रभाव था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय दिया तथा वह पूर्ण बौद्ध भी बन गया था। कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल महासभा बुलाई। बौद्ध धर्म के 30,000 भिक्षु और 3,000 ब्राह्मण निर्ग्रंथ एवं नालंदा के 1,000 आचार्य शामिल हुए थे, ठीक है। हर्ष के समय में प्रयाग में जो है प्रति 5 वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था। छठे समारोह में ह्वेनसांग सम्मिलित हुआ था और जिसमें 18 देशों के राजा, अनेक ब्राह्मण, साधु, भिक्षु सम्मिलित हुए। यह 75 दिन तक चलता रहा, कुंभ जैसा, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं। आगे बढ़े भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, महिपाल, धर्मपाल। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर डी, किसने? धर्मपाल, ठीक है। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में किया था। कब किया था? 750 ईस्वी में। यह जनता द्वारा चुना गया पहला शासक था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला बिहार की स्थापना की और गुजराती कवि शोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दिया था, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये पुराणों के। आप जानते हैं कि पुराण जो है यहाँ पर अमरकोट आदि प्राचीन कोशों में पुराणों के 5 लक्षण माने गए हैं, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मवंतर और वंशानुचरित, ठीक है। सर्ग में पंच महाभूत, इंद्रिय गण, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन है, ठीक है। प्रतिसर्ग में संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और कुल पुराणों की संख्या की बात करें तो 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हाथी गुम्फा उड़ीसा, ये देखो यहाँ पर आपको बताना इस जगह हाथी गुम्फा अभिलेख है जो उड़ीसा में, एलोरा महाराष्ट्र, बाघ मध्य प्रदेश और जो है नागार्जुन पहाड़ी जो कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो आपको बताना भाई सही सुमेलित कौन सा नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके का बनता है। तो ये नागार्जुन पहाड़ी जो है पश्चिम बंगाल में नहीं। तो अगर हम बात करते हैं नागार्जुन पहाड़ी का, तो ये कहाँ पर है भैया? बिहार में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है उनको हम लोगों ने पढ़ा, अध्ययन किया, देखा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई सुझाव हो आप जरूर कमेंट करिएगा और ये नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। और वहाँ पर PDF टेस्ट और सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।